बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूं पैथोलॉजी के क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है सेल डेथ। याद रखें कि सेल डेथ हम किस चीज़ को कहते हैं। सेल डेथ हमारे साथ खुलिये जब मर जाते हैं तो इसको हम सेल डेथ कहते हैं, ठीक है। फिर वो सेल डेथ जो है हमारे साथ डिवाइड हो चुका है दो टाइप्स में। एक नेक्रोसिस है, दूसरा एपोप्टोसिस है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस के बारे में, ठीक है। ये देखें, ये हमारे साथ एक नॉर्मल ब्रेन सेल्स हैं कि ये सेल्स जो है ये ब्रेन के हैं और इनकी जो नेक्रोसिस हुई है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। आगे हम जो नेक्रोसिस के टाइप्स है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिकली अगर इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो सेल्स का स्ट्रक्चर जो है मॉर्फोलॉजिकली हमारे साथ इस तरह ही रिप्रेजेंट होगा कि ये हमारे साथ नॉर्मल ब्रेन के सेल्स हैं और ये हमारे साथ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हैं, यानी नेक्रोसिस है। तो इन स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि माइक्रोस्कोप के जरिए जब हम देखते हैं तो जो सेल की डेथ होती है तो वो इसी तरह रिप्रेजेंट होती है और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो इसी तरह रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स जो है ये मर चुके हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में हमारे साथ इसी तरह नज़र आ रहा है। तो अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं आप लोगों को कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में बड़ा डिफरेंस क्या है। तो नेक्रोसिस ये हमारे फॉर एग्जांपल हेल्थी सेल है, ठीक है। तो हेल्थी सेल में क्या हो जाती है कि इनमें जो नेक्रोसिस होती है इनमें सेल की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है फॉर एग्जांपल। तो या उस स्वेलिंग की वजह से फिर एक मास सा बन जाता है और वो इंक्रीज होता जा रहा है उसका जो साइज होती है नेक्रोसिस में, क्योंकि उसमें जब स्वेलिंग होती है एब्नॉर्मलिटी होती है फिर वो सेल जो है उसके साथ मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनको जो साथ जो टिश्यूज होते हैं उसको भी इन्फ्लेम कर देते हैं या इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एपोप्टोसिस ये होती है कि इनकी जो सेल्स होती है वो श्रिंकेज हो जाती है। श्रिंकेज इस तरह हो जाती है फॉर एग्जांपल जिस तरह की एम्ब्रियोनिक का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एम्ब्रियो में क्या हो जाता है कि उसमें जो सेल की डिवीजन होती है, लेकिन सेल में वो डिवीजन होती है जिनमें फॉर एग्जांपल बॉडी का जो पीटस की कंपोजिशन होती है तो उसमें अगर फिंगर है टॉज है, ठीक है, अगर वो बन रहे होते तो उससे सेल लायदा हो जाती है। तो वो हमारे साथ सेल डिवीजन में भी होती है, लेकिन उसमें जिस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें ब्लेबिंग होती है और एपोप्टोटिक बॉडी जो है वो बन जाते हैं उसमें, ठीक है। और जिस तरह की मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक बेबी का या जो फीटस में पीटस की टॉज पेंगर इस तरह बन जाते हैं तो वो एपोप्टोसिस का अमल उसमें होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्रोसिस क्या है। Necrosis is a series of morphological changes in an injured cell or irreversible injury cell is known as necrosis. Necrosis वो हालत होती है एक सेल्स का जिसमें वो मर जाते हैं और फिर irreversible इंजरी होती है, वो वापस आने का इम्कान नहीं होते, ठीक है। कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाता है, बहुत तब्दील हो जाता है, ठीक है। नेक्रोसिस में फिर हमारे साथ कुछ इस तरह के टाइप्स है कि इनमें जो सेल का स्ट्रक्चर है वो भी पहचान नहीं होती उनकी। वो इसी वजह से कि उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इतना डिस्ट्रॉय हो जाती है कि वो सेल्स की पहचान नहीं होती, रिकग्निशन उनकी नहीं हो जाती माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ठीक है। तो इन नेक्रोसिस हम उन सेल्स को कहते हैं जो मर जाते हैं और उनकी वापस रिपेयरिंग या हीलिंग जो है नामुमकिन होती है और वो उसके साथ उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाता है, तो इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। अब नेक्रोसिस की कुछ की पॉइंट्स हैं यानी फीचर्स हैं कि ये नेक्रोसिस एक सेल्स में नहीं हो सकते, ये ग्रुप ऑफ सेल्स में जो है बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनमें
एक नेक्रोसिस हो जाते हैं। और आफ्टर डेथ सेल्स शोज नो चेंज, जब सेल्स डेथ हो जाती है, जब सेल मर जाते हैं तो उस टाइम वो अपना स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं लाते। उनके डेथ होने के बाद कुछ हावर्स बाद यानी कुछ दिन बाद उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। व्हेन सेल इज हेल्थी, सेल जब सेल बिल्कुल हेल्दी होती है, ठीक है, तो वो यानी वही वही सेल्स जो नेक्रोटिक सेल्स हैं वो तो मर चुके हैं लेकिन हेल्थी नजर आ रही है, क्योंकि कुछ आवर्स बाद अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा होता है, ठीक है। उस टाइम वो अपना मेटाबॉलिक उनका जो जो पाथवे है या जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो उसको रन नहीं कर पाते। और जिस तरह की हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपीज की प्रोडक्शंस होती है, जनरेशंस होती हैं, तो वो अमल भी इनमें लॉस हो जाती हैं। अच्छा, अब मैकेनिज्म हमारे साथ क्या है कि जो नेक्रोसिस की मैकेनिज्म हमारे साथ एक है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन और दूसरा हमारे साथ है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स। तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन वो अमल होती है जो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स यानी जिस तरह के एंजाइम्स हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो डीमेचुरेशन सेल्स में आ जाती हैं। और दूसरा है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स। जब फर्स्ट द ऑल कंटेन isozyme. If death occur, then it bursts and start the denaturation loss of shape of protein by process called autolysis. ऑटोलाइसिस वो अमल होती है जो सेल्स यानी टिश्यूज के अपने एंजाइम्स उनको किल कर देती है, उनका शक्ल यानी उनका स्ट्रक्चर ख़त्म कर देती है। और ये एंजाइम्स हमारे साथ क्या है कि प्रोटीन्स हैं। ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल ये होती है कि जो उन सेल्स के अपने एंजाइम्स अपने सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनकी सेल्स की डेथ हो जाती है। तो डेथ की वजह से उनकी स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसमें राइज हो जाते हैं। अच्छा, नेक्रोटिक सेल्स और अटैच, नेक्रोटिक सेल्स जो होती है जो डेथ सेल्स है उनके साथ न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस यानी इन्फ्लेमेटरी सेल्स ये सारे लग जाते हैं। तो उस लगने की वजह से इनके कांटेक्ट में होने की वजह से जो टिश्यूज हैं तो उनमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो होती है उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, मैक्रोफेजेस का, न्यूट्रोफिल्स का, वो भी रिलीज यानी खारिज होना शुरू हो जाते हैं उन सेल्स के ऊपर उनको, इसीलिए वो सेल्स जो है वो मर जाते हैं। और वो सेल्स मर जाते हैं जिनके अपने एंजाइम्स उन सेल्स के ऊपर एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ है कि जो नेक्रोटिक एरिया होती हैं जहाँ पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो वो भी वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज कर दे। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम वो एंजाइम्स होती हैं जो सेल्स को ख़राब कर देती है, उनका शक्ल यानी उन सेल्स को डेथ करने की स्टेजेस में लाती है, तो वो हमारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होती हैं। अब द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच कम्स फ्रॉम द पैथोजन, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो पैथोजन से आते हैं, ठीक है, यानी लिक्विड साइड से जो फर्दर डाइजेस्ट होते हैं उस सेल्स को और उनकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है उस सेल्स की वो राइज कर देते हैं, वो सामने ला देते हैं। उस अमल को क्या कहते हैं हम? हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस वो अमल होती है जो टिश्यूज यानी सेल्स को एंजाइम्स की मदद से, एंजाइम या डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स की मदद से उनको डेथ कर देती है, तो उसको हम हेटेरोलाइसिस कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्टर्बेड एंड इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स लीक आउट एंड इरिटेट द सराउंडिंग एरिया और टिश्यू। याद रखें कि जो सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। जिस तरह की सेल है, सेल के दरमियान जो है न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें हमारे साथ क्या है कि जो कंटेंट्स है, जितने भी सेल के अंदर कंटेंट्स है, ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं कि वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जो सेल के अंदर जो कंटेंट्स होती हैं, और जो साथ में जो टिश्यूज लगे होते हैं उनको इरिटेट कर रहे होते हैं, उनको तंग कर रहे होते हैं, मतलब उनको भी इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
उनको भी मुतासर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। If the tissue is injured, there must be inflammatory reactions. अगर टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ज़रूर होंगे।